बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पढ़ी लिखी थी, डॉक्टर बनकर हाउस जॉब कर रही थी जब घर वालों ने मेरी शादी गांव की बड़ी हवेली में कर दी। मैं शक्ल सूरत की ज्यादा खूबसूरत न थी, इसीलिए हवेली में सब मुझे मुलाजमा की तरह रखते। बाहर जाने पर भी पाबंदी थी। एक दिन मैं मौका देखते हवेली से भाग गई और गांव से बाहर फकीर की झोंपड़ी में छुप गई। वो फकीर रोते हुए बार बार दुआ मांग रहा था, जब अचानक बोला, यह कबूलियत का वक्त है, तुझे जो मांगना है मांग ले। मैंने फौरन हाथ उठाकर जूं ही दुआ शुरू की, पैरों तले से जमीन निकल गई। मेडिकल कॉलेज में अपने चचा को देखकर मेरा रंग उड़ गया। चचा की नजर भी मुझ पर पड़ चुकी थी, लेकिन चूंकि वो काफी फासले पर थे इसीलिए मेरी बचत हो गई। लेकिन मैं शदीद इस्ताराब का शिकार हो गई। मेरे हाथ पैर एकदम से ठंडे पड़ गए। तो मैंने नायला से कहा, कैंटीन चलते हैं। यार, इतनी जबरदस्त तकलीफ का आगाज हुआ है, सब्र करो, चलते हैं, इतनी जल्दी की भी क्या जरूरत है। उसकी बात सुनकर दोबारा मेरी नजर पहली कतार में लगी कुर्सियों पर गई, जहां मेहमान खुसूसी के तौर पर मेरे चचा को एजाजी तौर पर बुलवाया गया था, क्योंकि वो एक बासर सियासी शख्सियत थे। लेकिन मुझ पर निगाह पड़ते ही उनके माथे पर कई शिकने उभरी और खुशगवार चेहरे के तासुरात आन ही आन में बदल गए। उन्होंने अपने साथ बैठे हुए हमारे ही डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर के कान में कुछ कहा तो प्रोफेसर ने एकदम मेरी तरफ देखा और फिर उन्हें जवाब दिया। तो चचा का मुंह तो ऐसे बन गया जैसे कोई कड़वी गोली निकल ली हो, जिसे वो दबाने की मुसलसल कोशिश कर रहे थे। मुझसे ढकी छुपी न रह सकी। मैं ये भी जान गई थी कि उनका मूड इस कदर खराब क्यों हो गया है। मेरे लिए अब यहाँ पर मजीद एक सेकंड और भी बैठना बिल्कुल मुहाल हो गया। तो मैंने नायला का हाथ दबाते हुए कहा, अगर तुम नहीं आना चाहती तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। ये कहकर मैं वहां से फौरन उठी तो नायला एकदम से परेशान होकर बोली, यार क्या मसला है, अभी तो आकर बैठे हैं, इतनी मुश्किल से सीट मिली है, फिर तुम्हें पता है यहाँ पर सारी सीटें फुल हो जानी है, और कैंटीन जाकर क्या करेंगे, अभी तो इतनी भूख भी नहीं लगी, ठहर कर चलते हैं ना। तो मैं उसे मजीद जवाब दिए बगैर ही वहां से उठकर जाने लगी। तब नायला एकदम से हड़बड़ा गई और मुझे आवाजें देते हुए मेरे पीछे पीछे लपकी, लेकिन मैं फौरन ही ऑडिटोरियम से बाहर निकल आई। वो मुझे अब भी रुकने का कहते हुए मेरे पीछे पीछे आ रही थी, और जब उसकी आवाजें देने का सिलसिला ना रुका तो मैं गुस्से से उसकी तरफ पलटी और बगैर बात किए होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। तो वो चौंक पड़ी और फिर मेरे करीब आई। सब ठीक तो है, क्या हुआ है, वहां से क्यों उठकर आ गई हो। तो मैंने उसे आहिस्ता से कहा, यहां से चलो, वहां पर बताऊंगी। हमारे इर्द गिर्द तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे ग्रुप के ही थे हमें अजीब अजीब नजरों से देखने लगे। मुझे उनसे भी ज्यादा चचा की फिक्र थी कि कहीं वो बाहर ना निकल कर आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये सोचकर ही मेरा दिल बैठने लगा। हम कैंटीन में दाखिल हुए तो खिलाफ तवक्को आज रश कम था। हमने कोने पर रखी टेबल चेयर खाली देखकर शुक्र के कलमे पढ़े और वहां जाकर बैठ गए। नायला ने बैठते ही मुझे कहा, अब बताओ क्या बात है, क्या हो गया है कि तुम इस कदर परेशान हो, क्या वहां कोई भूत देख लिया। फिर अपनी ही बात पर वो हंस पड़ी तो मैं परेशान होकर बोली, भूत से भी 2 हाथ आगे की चीज देखकर बैठी हूं, बस दुआ करो सब खैर हो। तो वो मेरी बात पर एकदम से हैरान होते हुए बोली, अब बता भी दो, क्या सस्पेंस फैला रही हो, ऐसा क्या देख लिया तुमने कि इस कदर परेशान हो। तुमने सफेद शलवार कमीज में सर पर एक बड़ी सी पग पहने हुए एक आदमी को देखा है जिसकी बड़ी बड़ी सियाह मूछें थी। तो वो एकदम से बोली, हाँ देखा है, बिल्कुल पंजाब का कोई चौधरी लगता है, शक्ल सूरत तो वैसी ही आ रही है जैसे हम पीटीवी की किसी ड्रामे में किसी चौधरी को देखते हैं। कड़कदार ड्रेस, तिल्ले वाले खुस्से और बड़ी सी कलफ वाली पग, कलाई पर राडो वॉच, ये तो बिल्कुल वही किरदार था। तुमने ये सब टीवी ड्रामों में देखा है, लेकिन ये किरदार अपनी पूरी रिवायती सोच के साथ मेरी जिंदगी में शामिल है। क्या मतलब, नायला ने हैरत से कहा। मतलब ये है कि ये मौसूफ मेरे चचा हैं। तो मेरी बात सुनकर नायला की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सीटी वाले अंदाज में होंठ सिकोड़ते हुए बोली, रियली, तुम मजाक तो नहीं कर रही, तुम्हें क्या लगता है कि ये मजाक वाली बात है। वो मेरे संजीदा अंदाज को देखकर एकदम से संजीदा हो गई और फिर बोली, ऐसे किरदार पीटीवी के ड्रामों में नजर आते थे जिनमें उन्हें एक रिवायती सख्त गीर बाप के रूप में दिखाया जाता था, जो अपनी बेटियों की तालीम, पसंद की शादी पर बेतहाशा एतराज करते हैं। वो तो अपनी बेटियों पर भी एतराज करते हैं, लेकिन यहाँ मेरे चचा को मुझ पर एतराज रहता है। हमारे घर के फैसले भी ऐसे करते हैं जैसे खुदा न खास्ता मैं यतीम हूँ। तो तुम्हारे अम्मी अब्बू क्यों नहीं बोलते, वो क्या बोलेंगे। जब आपका कोई रिश्तेदार इतना अमीर कबीर और बाअसर हो तो मरूब होना तो बनता ही है। तो अब क्या मसला है, मसला ये है कि उन्होंने मुझे यहाँ पर देख लिया है।
उन्हें हमने नहीं बताया था कि मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो इसमें क्या बुराई है? ये तो काफ़ी बाइज्जत प्रोफेशन है। बात बाइज्जत प्रोफेशन की नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे ख़ानदान में लड़कियों की तालीम को इतना अच्छा नहीं समझा जाता। तो वो हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगी, जबकि मैं उस वक्त बस यही सोच रही थी कि अब होगा क्या। उस दिन मैं मेडिकल कॉलेज से जल्द ही अपने घर आ गई, लेकिन जो ही अपनी गली में दाखिल हुई तो ब्लैक कलर की प्राडो को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और पाँव मन मन भर के भारी हो गए। गेट खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। ड्राइंग रूम से चचा की आवाज़ सुनने के बाद मेरे पूरे जिस्म में चींटियां सी रेंगने लगी। मैं खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि कमरे से निकलती अम्मी की नज़र मुझ पर पड़ गई। उनके चेहरे पर शदीद तनाव देखकर मैं परेशान हो गई। अम्मी तेजी से मेरी तरफ आईं और सरगोशी से बोली, तुम्हारे चचा अंदर आए हुए हैं, क्या ज़रूरत थी उनके सामने जाने की? तो मैंने बेबसी से कहा, अम्मी बखुदा मुझे इल्म नहीं था कि चचा को मेहमान खुसूसी के तौर पर तकरीब में बुलाया गया है। वो मेरे बिल्कुल ही सामने बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने मुझे देख लिया। अगर मुझे पहले पता होता कि वो अंदर बैठे हुए हैं तो मैं तो जाती ही ना। अम्मी परेशानी से मेरी तरफ देखने लगी। इतने में अब्बा की आवाज़ आई, भाई चाय लाने में कितना टाइम लगेगा? तो अम्मी एकदम से जी अच्छा कहकर किचन की तरफ मुड़ी, लेकिन जाते जाते उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम जाकर चचा को सलाम कराओ, चची भी आई हुई हैं। अम्मी के किचन में जाते ही मैं फौरन कमरे में आई कि अपने कपड़े बदल लूं, लेकिन एकदम ही कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा चचाजाद कज़न जहांगीर बगैर दस्तक दिए अंदर दाखिल हो गया। उसके अचानक अंदर दाखिल होने पर मैं दहल सी गई। वो बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे सर से पैर तक देखते हुए बोला, अच्छा तो तुम कॉलेज में पढ़ती हो? बल्ले भाई बल्ले, हमें तो पता ही नहीं था। शहर में आकर तुम लोगों ने खूब अपने परपुर्जे निकाले हैं। ये तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रहे हो? तो वो अजीब तंजिया अंदाज में मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। अच्छा तो पढ़ी लिखी लड़कियों की तरह अब तुम भी हमें अपने तेवर दिखाओगी? अब तुम्हें हमारे अंदाज भी बुरे लगेंगे तो कल तुम बोलोगी कि तुम जहर भी लगते हो। तो मैंने एकदम उसके मुंह पर ही कह दिया, इसमें गलत भी क्या है? 2-4 जमातें तुम भी पढ़ लेते तो कम से कम कमरे में आने की तमीज तो सीख ही लेते। क्यों, कमरे में आकर मैंने तुम्हारे साथ ऐसी क्या जबरदस्ती कर डाली है जो तुम मुझे इतनी बातें सुना गई हो? वो अजीब मुज़क्क़ा-ख़ेज़ अंदाज में हंसा। तो जाने क्यों मैं उसकी हंसी से चिढ़ सी गई। तुम्हारे जहन में इसके अलावा और कोई बातें नहीं आती क्या? अगर बताऊंगा तो फिर तुम्हें मिर्चें लगेंगी। वो मुझ पर नजरें गाड़ कर बोला। तो मुझे उलझन सी होने लगी। तुम बाहर जाओ, मैं आती हूँ। अब तुम्हें हमारा यूं अपने कमरे में आना भी बुरा लगता है? तो साफ साफ बताओ ना कि हमारे घर ना आया करो। ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल सब बाहर बैठे हैं और हम यूं कमरे के अंदर। ये तो कोई इतनी अच्छी और मुनासिब बात नहीं है। तो वो एकदम से अपनी मूंछों को ताव देते हुए मुझे देखकर बोला, मैं तो बस ये देखने के लिए आया था कि कॉलेज आने जाने वाली लड़कियों के साथ ऐसे सुरखाब के कौन से पढ़ लग जाते हैं कि वो खुद को 30 मार खान समझने लगती हैं। इतना पढ़ लिखने के बाद तुमने संभालना तो चूल्हा चौका ही है, इसीलिए जो थोड़ा बहुत चेहरे का रंग बच गया है इसे अपनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बाद ख़त्म मत करो। मैं ज़रा सांवले रंग की थी और मैं जानती थी कि मैं कोई इतनी ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं हूँ, लेकिन न जाने क्यों मेरा ये कज़न इसके बावजूद मेरे इर्द गिर्द ही फिरता रहता था। हालांकि ख़ानदान की कई खूबसूरत लड़कियाँ उस पर मरती थी और ये बात वो खुद भी जानता था, लेकिन इतनी ढेर सारी लड़कियों को छोड़कर मेरी तरफ आना मेरी समझ से बालतर था। मुझे अक्सर उसकी बातें बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी, इसीलिए जब उसने मेरे चेहरे की रंगत पर चोट की तो मेरे दिल में एक टीस सी उठी। तो मैंने एकदम से कहा, मैं पढ़ने लिखने के बाद चूल्हा चौका संभालूं या जॉब करूं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा भर गया और वो मेरी तरफ देखकर बोला, मुझे इससे मतलब है या नहीं ये तो तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। इस वक्त जितना हवाओं में उड़ना है उड़ लो, फिर जिस दिन किसी कबूतरी की तरह तुम्हारे पर काट के मेरे पैरों में डाले जाएंगे तो उस दिन मैं तुम्हें इन तमाम बातों का जवाब दूंगा। ये बात करके वो लंबे लंबे डग भरता हुआ कमरे से बाहर चला गया था। तो उसकी बातें सुनकर मैं सकते में आ गई। फिर मुझे उसकी बातों पर शदीद गुस्सा आया कि न जाने ये खुद को क्या समझता है, जैसे मैं इस पर मरी जा रही हूँ। मैंने तो कभी अपनी बातों से उसे इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि मेरे दिल में उसके लिए कोई गुंजाइश है, बल्कि हमेशा उसे यही जताया कि वो मेरे लिए इंतहाई गैर अहम है। मैं गुस्से में तिलमिलाते हुए खड़ी थी कि अचानक अम्मी कमरे में आई और गुस्से से बोली, तुम अभी तक यहीं पर खड़ी हो? मैं चाय बनाकर अंदर दे भी आई, लेकिन तुम अभी तक अपने चचे को सलाम करने नहीं गई। कितनी बुरी बात है। अब तो उन्हें पता भी चल गया है कि तुम घर आई हुई हो। तुम क्या चाहती हो
उनके जाने के बाद तुम्हारा बाप तरबियत के नाम पर मेरी मजीद बेइज्जती करे। मैं कपड़े चेंज करने वाली थी अम्मी कि वो जहांगीर कमरे में आ गया और फजूल बातें करने लगा। क्या कह रहा था वो? अम्मी परेशान होकर बोली। तो मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं बस कपड़े चेंज करके आती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मजीद देर करने की, बस जैसी हो वैसी ही चली जाओ, वैसे भी वो लोग उठने वाले हैं। तो मैंने अपने सर पर बड़ी सी घर वाली चादर ली और ड्राइंग रूम में जो ही कदम रखने ही वाली थी कि अचानक चचा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। आपकी बेटी ने तो पूरे कॉलेज में मेरा सर ही झुका दिया। अरे मुझे क्या पता था कि ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, तो मैं वहां पर जाता ही नहीं। हमारे खानदान की बेटियां तो हवेली की इज्जत हैं, उनका काम घर संभालना है, अस्पतालों में मरीजों की देखभाल करना नहीं। और आपको पता है ना कि हमारी रिवायत क्या कहती हैं, लड़कियों का इस तरह कॉलेज जाना, वो भी मेडिकल जैसे शोबे में, ये हमारे खानदान की इज्जत के खिलाफ काम है। तो अब्बा ने इंतहाई नरम लहजे में अपने छोटे भाई को जवाब देते हुए कहा, ज़माना बदल गया है रियाज, आजकल लड़कियों का तालीम हासिल करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। ज़माना बदल रहा है या आपके ख्यालात? आपको इस बात का इल्म है कि लोग क्या कह रहे हैं खानदान में? लड़की को यूं आज़ाद छोड़ देना हमारी रिवायत के खिलाफ है। तो अब्बा का इंतहाई नरम लेकिन मुतनश्शिर लहजा भी मुझे सुनाई दिया। हमने उसे आज़ाद नहीं छोड़ा, बस हमने यही इरादा किया था कि ये थोड़ा पढ़ ले। पढ़ने की हद तक तो ठीक है, मगर डॉक्टर बनाना भाई साहब, लोग क्या सोचेंगे? और वैसे भी पढ़ी लिखी लड़कियां बहुत सरकश हो जाती हैं। मैंने तो अक्सर पढ़ी लिखी लड़कियों को ऐसा ही देखा है। इससे पहले कि अब्बा कुछ कहते, मैं फौरन ही अंदर दाखिल हुई तो ड्राइंग रूम में चचा चची जहांगीर के साथ मेरे वालिद और वालिदा बैठे हुए थे, जबकि माहौल इंतहाई तनाव भरा था। मैंने सलाम किया तो चचा ने मुझे घूर कर देखा और बड़े ही औखे अंदाज में जवाब दिया, जबकि चची ने तो मुझे देखते ही मुंह फेर लिया। कॉलेज में लड़के भी पढ़ते हैं क्या? और कोई कॉलेज नहीं मिला था जहां पर इसे दाखिल करवाया जाता? तो अब्बा एकदम से बोले, हम तो खुद यही चाहते थे कि इसका कॉलेज लड़कियों वाला हो, लेकिन इस किस्म की जो तालीम होती है इसमें लड़के और लड़कियां एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। और फिर खुशकिस्मती से इस कॉलेज में इसका नाम आ गया, घर के नज़दीक भी था, तो यहीं इसका दाखिला करवा दिया। इससे पहले कि चचा कोई जवाब देते, चची ने एकदम मुंह बनाते हुए कहा, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गए हैं, अब उठें, देर हो रही है। तो चचा एकदम खड़े हो गए। उनके जाते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी रुकी हुई सांस बहाल हो गई हो। अम्मी सर पकड़कर बैठ गई, जबकि अब्बा उनके साथ ही बाहर निकले। खुदा खैरी करे, रियाज बहुत ही गुस्से से निकला है, अब्बा जान अंदर आकर बोले। तो अम्मी एकदम से तिलमिलाकर उनकी तरफ देखने लगी। ये तो होना ही था, आखिर हम कब तक छुपाते? एक न एक दिन तो उन्हें पता चल ही जाना था। अपनी तो कोई औलाद ना पढ़ा सके और चाहते हैं कि पूरा खानदान अनपढ़ रहे। ऐसा थोड़ी होता है। हमारी इकलौती बेटी है, लायक है, आगे पढ़ना चाहती है, तो इसमें आखिर क्या बुराई है? अम्मी मेरी साइड लेते हुए बोली। तो अब्बा एकदम से उनकी तरफ देखकर गुस्से से बोले, भूलो मत हमारे खानदान पर कितने एहसानात हैं उसके, तुम तो बस हो ही तोता चशम, फौरन दूसरे ही दिन अगले की नेकी भूल जाती हो। याद है जब तुम्हारे ऑपरेशन का टाइम था तो मेरे इसी भाई ने 1 लाख रुपया मेरी हथेली पर रख दिया था। वो लाख रुपया उन्होंने आपकी हथेली पर नहीं रखा था, बल्कि उसके पीछे उनके कई अज़ाइम हैं जो आप अभी नहीं जानते, लेकिन मुझे सब दिखाई दे रहा है। तो अब्बा एकदम बेफर कर बोले, तुम औरतों की बस शक करने की आदत ना गई। सच्ची बात है, खटिया खानदान की औरतें जब ब्याह कर लाई जाए तो वो नहीं बल्कि उनका हसब नसब बोलता है। सारी जिंदगी तुमने मेरे खानदान को बुरा भला ही कहा, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल के अरमान पूरे ना हुए। तो अम्मी एकदम रोने लग गई। आखिर आपको सामने की हकीकत नजर क्यों नहीं आती? वो आपको थोड़े बहुत पैसे देकर आपका मुंह बंद कर देता है, जबकि गांव वाली जमीनों पर आपका भी उतना ही हक बनता है। लेकिन आपने कभी उनसे अपना हक नहीं मांगा। उन जमीनों में से जो भी मुनाफा होता है वो सब का सब आपका भाई ले लेता है। आपने कभी हिसाब किताब मांगा उनसे? अगर सालों बाद वो कुछ पैसे आपकी हथेली पर रख देता है तो कौन सा एहसान है? ये रकम आपके हिस्से की जमीन से ही होती है, लेकिन वो हमेशा ही आपको बेवकूफ बना डालता है। तो अब्बा गुस्से से बाहर निकल गए। वो हमेशा ऐसे ही राह फरार इख्तियार करते थे। तो अम्मी उनके जाने के बाद रोने लगी। उन्हें रोता देखकर मैं दुखी हो गई। अम्मी, आपको क्या जरूरत है अब्बा के सामने बोलने की? जब आपको पता है कि वो अपने भाई की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते, तो फिर बात करने का क्या फायदा? तो अम्मी अपने आंसू साफ करते हुए बोली, कब तलक चुप करके ये तमाशे देखती रहूं? आखिर तुम्हारे अब्बा क्यों नहीं समझते कि उनका छोटा भाई उन्हें थोड़ा सा फायदा देकर कितना बड़ा नुकसान कर जाता है? अब यहीं से देख लो, पढ़ा हम रहे हैं, सारा खर्चा हम बर्दाश्त कर रहे हैं, एक पाई भी उनसे नहीं लेते, फिर भी उन्हें हमारे घर के हर मामले पर एतराज रहता है।
आखिर तुम्हारे अब्बा कब इस घर के सरबराह के तौर पर अपने घर के मामलात को मैनेज करेंगे? वो इनका छोटा भाई है, लेकिन बात ऐसे करता है कि जैसे वो बड़ा हो। ऐसे कब तक चलेगा? मैं तो अब यकीन करूं कि बहुत थक गई हूं। तो मैंने एकदम से अम्मी को तसल्ली दी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं। जरा सा मजीद तंग हुई तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लिहाजा मैं फौरन उन्हें लेकर कमरे में आ गई और उन्हें लेटने का कहा, और कमरे की लाइट ऑफ करके मैं बाहर आ गई और अपने कल की टेस्ट की तैयारी करने लगी। लेकिन ये बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग पढ़ने की तरफ बिल्कुल भी राग़िब नहीं हो रहा था। अगले दिन मैं मेडिकल कॉलेज से बाहर निकली ही थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई गाड़ी मेरे साथ साथ चल रही हो। मैंने जो ही पीछे मुड़कर देखा तो काले रंग की पजीरो मेरे पास आकर रुक गई। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए जहांगीर ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और मेरी तरफ देखकर बोला, आ जाओ, मैं घर छोड़ आता हूँ। जाने क्यों मुझे उसके अंदाज पर थोड़ा सा शुबा हुआ, जैसे उसने कुछ पी रखी है। तो मैं एकदम से चौंक सी गई और मैंने इनकार करते हुए कहा, मैंने अभी लाइब्रेरी जाना है, कुछ किताबें इशू करवानी है, इसलिए ठहर कर घर जाऊंगी। लेकिन वो बज़िद हो गया कि ठीक है, मैं तुम्हें लाइब्रेरी छोड़ आता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा जैसे दाल में कुछ काला है। मैं उसके साथ किसी सूरत भी गाड़ी में नहीं बैठना चाहती थी, और आज तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि उसका लबो लहजा इंतहाई भारी था, जो इस बात की अलामत था कि जैसे उसने कोई नशावर चीज ले रखी है। और दूसरा, उसका अंदाज भी ठीक ठाक बहका हुआ था। लिहाजा मैंने मोहतात होने में ही आफियत समझी और उसे एकदम खुदा हाफिज कहकर मैं फौरन अपनी यूनिवर्सिटी के मुकाबिल पतली गली में घुस गई और तेजी से वहां से जाने लगी। गली के मोड़ मुड़ते मैंने अपने पीछे देखा तो जहांगीर की गाड़ी अभी भी खड़ी थी, और वो मुझे इंतहाई कीना भरी नजरों से ऐसे देख रहा था जैसे शिकार उसके हत्थे से निकल गया हो। मैंने लाइब्रेरी तो जाना नहीं था, बस एक बहाना किया था। अब मैं इंतजार कर रही थी कि कुछ देर और गुजरे तो फिर मैं वापस बस स्टॉप की तरफ जाऊं। मैं बेबसी से अपने होंठ काटते हुए सोचने लगी कि अगर यूं रोज रोज होगा तो फिर मैं क्या करूंगी। इस तरह तो मेरा तमाशा ही बनता चला जाएगा। मैंने घर पहुंचकर अम्मी से इसका तस्करा किया तो वो भी परेशान हो गई। उसका भला काम ही क्या था तुम्हारे कॉलेज जाने का? पता नहीं अम्मी, लेकिन आप अब्बा से बात करें कि वो उसे समझाएं कि यूं मुंह उठाकर मेरे कॉलेज नहीं जाना। तो अम्मी एकदम गुस्से से बोली, तुम्हारे अब्बा को समझाना कोई आसान बात है क्या? मैं तो वैसे भी उनके भाई या उसकी औलाद के बारे में कोई बात भी कर दूं तो उन्हें लड़ जाती है। बेहतर है कि तुम खुद ही अपने अब्बा से इस हवाले से बात करो। अम्मी वो नहीं सुनेंगे, आप तो जानती हैं। मैंने परेशानी से अम्मी को कहा तो अम्मी इंतहाई गमगीन आवाज में बोली, काश तुम्हारे अब्बा को इस बात का एहसास हो जाए कि भाई और उसकी औलाद को अजीज रखने के साथ साथ अपनी बीवी और बेटी को भी इज्जत देनी है, उनका मकाम भी समझना है। तो फिर दुखी किस बात का था? मैंने अम्मी से कहा, आप परेशान ना हो, इस बात का भी हल निकल आएगा। मैं आज के बाद कॉलेज जाते वक्त अपना गाउन पहनकर जाऊंगी और मोहतात अंदाज में कॉलेज से बाहर निकलूंगी। तो अम्मी के चेहरे पर इत्मीनान की झलक देखकर मैं मुतमईन हो गई। अभी इस बात को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था और मेरे इम्तहान शुरू हुए थे कि अचानक चाचा और चाची मिठाई की टोकरियां लेकर हमारे घर आ गए। मैं उस दिन घर पर ही थी, पेपर्स की तैयारी कर रही थी। चाचा और चाची को अचानक अपने घर देखकर मैं हैरान ही रह गई, क्योंकि वो तो कभी कभार ही हमारे घर आते थे, लेकिन अब एक हफ्ते में दूसरी दफा उनका आना मेरी समझ से तो बालातर था। अम्मी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। खुदा खैर करे, मुझे इनका आना कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अम्मी दहल कर बोली। तो मैंने उन्हें कहा, ये इतनी मिठाइयों के टोकरे लेकर क्यों आए हैं? तो अम्मी बोली, क्या कह सकती हूँ, अभी तुम्हारे अब्बा आ जाए तो पता चलेगा कि क्या मामला है। वैसे आज तुम्हारी चची भी बड़े तरीके से बात कर रही हैं। शुक्र है कि वो अपने सिंहासन से उतरकर हमें भी इंसान समझ रही है। तो अम्मी की बात पर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। वाकई चची का रवैया मुझे भी काफी अजीब लगा। इससे पहले तो उन्होंने कभी भी मेरे सलाम का जवाब देना तो दूर की बात, मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब देने के साथ साथ मेरे सर पर भी हाथ फेरा था, और यही बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। अलबत्ता मुझे एक बात की खुशी थी कि उनके साथ जहांगीर नहीं आया, तो मैंने सुख का सांस लिया। वैसे भी जब वो आ जाता था तो बिला वजह मेरे साथ फ्री होने की कोशिश करता। इसी वजह से मुझे वो एक आंख नहीं भाता था। एक तो वो बिल्कुल ही अनपढ़ था, और ऊपर से उसकी बातें भी इंतहाई घटिया होती थी कि मेरा दिल ही बुरा हो जाता। उसे पढ़ी लिखी लड़कियां बहुत बुरी लगती थी, लेकिन खुदा जाने वो मुझ में क्यों दिलचस्पी लेता था। अब्बा आ गए थे तो मैं अपने ख्यालों से चौंकी। उन्हें जब पता चला कि चचा आए हैं तो वो एकदम खुश हो गए, लेकिन अंदर जाने से पहले बोले, खाने का इंतजाम करो। जबकि मैं और अम्मी अच्छे से जानते थे कि चचा और चची हमारे घर का पानी भी नहीं पीते। खुदा जाने कि इसमें क्या बात थी, लेकिन जब भी हमारे घर आए हमने जो चीज़ भी बनाई, चाहे वो चाय थी
या खाना वो हाथ भी न लगाते और ऐसे ही उठकर चले जाते। कई बार मुझे उनका इस तरह से जाना इंतहाई मुतकब्बिर लगा कि किचन की इतनी गर्मी में जल भुनकर अम्मी उनके लिए अब्बा के हुक्म पर खाना तैयार करती रहीं और वो देखना भी गवारा नहीं करते। तो ऐसे में मुझे कई बार गुस्सा भी आता कि जब वो हमारे घर से कुछ भी खाना पीना पसंद नहीं करते तो फिर अब्बा हमसे क्यों मेहनत करवाते हैं। अभी भी वो खाने का कहकर खुद आराम से ड्राइंग रूम में चले गए तो अम्मी मेरी तरफ देखने लगी। अब क्या करें, खाते तो वो कुछ है नहीं, खामखा इस गर्मी में कौन सड़ेगा। अभी दिन का सालन बनाकर मेरी तो अपनी हालत पतली हुई पड़ी है। तो मैंने आहिस्ता से कहा, जब आप जानती हैं कि वो कुछ नहीं खाते तो फिर इतना तरद्दुद करने की जरूरत ही नहीं है, बस चुप करके बैठ जाएं। अब्बा कुछ बोले तो मैं खुद उन्हें बता दूंगी, आपको अब्बा को जवाब देने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद ही ड्राइंग रूम से खुशी की मिली जुली आवाजें आईं तो अम्मी और मैं चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतने में अब्बा की ड्राइंग रूम से आवाज आई, वो अम्मी को बुलवा रहे थे। तो अम्मी एकदम खड़ी हुई, फटाफट अपना सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया और फिर तेजी से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। मैं भी दबे कदमों अम्मी के साथ साथ गई, लेकिन ड्राइंग रूम के अंदर जाने के बजाय दरवाजे में ही खड़ी हो गई। एकदम चचे ने अम्मी को देखते ही कहा, भरजाई मुबारक हो, आज से आपकी बेटी हमारी बहू बनकर हमारे घर आने वाली है। तो अम्मी एकदम से चचा की तरफ देखकर बोली, ये क्या बात कर रहे हैं आप, माहिन तो अभी पढ़ रही है, अभी अभी तो उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो तालीम के दरमियान में हम भला उसका रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं। तो चचा अम्मी की तरफ अजीब और गरीब नजरों से देखते हुए बोले, ये मर्दों के फैसले होते हैं भरजाई, हमारे खानदान में औरतें मर्दों के मामलात में नहीं बोलती। ठीक है, आपका रुतबा बड़ा है, आप मेरे बड़े भाई की बीवी हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप इस खानदान की रवायत को तोड़ते हुए हम मर्दों के दरमियान आकर बोले। हमने खुशखबरी आपको सुनानी थी तो सुना दी, तो बात खत्म नहीं हुई रियाज। आप मेरे देवर ही नहीं बल्कि मैं आपको अपना छोटा भाई भी समझती हूँ। ठीक है, ये आप मर्दों के दरमियान की बातें होंगी, लेकिन इस वक्त मामला मेरी बेटी का है। मैं आपके खानदान के किसी मसले में ना आना चाहती हूँ, ना बोलना चाहती हूँ, लेकिन जब बात मेरी बेटी की होगी तो मैं जरूर बोलूंगी। मुझे अभी माहिन की शादी करनी ही नहीं है, वो खैर से अभी अपना मेडिकल करे तो उसके बाद सोचूंगी। तो चचा अब्बा की तरफ देखकर बोले, कमाल है भाई साहब, आपने घर की औरतों को इतनी आजादी दे रखी है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो अब्बा एकदम से गड़बड़ा कर बोले, अरे नहीं रियाज, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें तो पता है तुम्हारी भाभी जरा बड़बोली है। तो अम्मी एकदम से अब्बा की बात सुनकर बोली, इसमें बड़बोली वाली कोई बात नहीं है, आप खुद सोचें, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाना कोई इतनी आसान बात है। अब अगर आपकी बेटी का बगैर किसी सिफारिश के कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो उस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। खानदान भर में वाहिद हमारी बच्ची है जो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी, उसकी आंखों में कितने बड़े बड़े ख्वाब हैं, भला हम उन ख्वाबों को क्यों नोचें। बस मैं इसीलिए तालीम के खिलाफ हूं भरजाई। ये देखें, मेरी बीवी अल्लाह मियाँ की गाय है, बैठने का कहता हूं तो बैठ जाती है, खड़े होने का कहता हूं तो खड़ी हो जाती है। आप भी ज्यादा तालीम याफ्ता हैं तो आप अपना हाल देख लें, खावंद मशरिक कहता है तो आप मगरिब कहती हैं, खावंद इस रिश्ते पर खुश है तो आप ना खुश हैं। इसीलिए मैं लड़कियों की ज्यादा तालीम पर खुश नहीं होता, क्योंकि उन्हें फिर हर मामले में नुक्स निकालने का हुनर आ जाता है। देखो रियाज, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ लिख जाए, और बस। कितना पढ़ाएंगी भाभी, पढ़ लिख कर भी तो आखिर आपने अपनी बेटी को ब्याहना ही है कि नहीं, या उसकी कमाई खाने का इरादा है। बेटी के सर में चांदी उतरने से पहले उसे रुखसत कर दें तो अच्छा है। अम्मी कुछ कहने ही वाली थी कि अब्बा की गरजदार आवाज कमरे में गूंजी, खामोश हो जाओ बदबख्त औरत, तुमने अब एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। बेहतर है कि तुम अभी और इसी वक्त ड्राइंग रूम छोड़कर चली जाओ। मैं माहिन का रिश्ता जहांगीर से पक्का कर चुका हूं, अब बात खत्म। तो अम्मी रोते हुए ड्राइंग रूम से बाहर निकली, जबकि मेरे पैरों तले से तो जमीन ही निकल गई। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे अब्बा मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कर देंगे। अम्मी ने मेरी तरफ देखा, शिद्दत गम से उनके होंठ लरस रहे थे और आंखें सुर्ख हो रही थी। वो खामोशी से मेरे पास से गुजर कर चली गई, जबकि मैं पत्थर के मुजस्मे की तरह खड़ी की खड़ी ही रह गई। मेरा रिश्ता अब्बा ने जबरदस्ती तय कर दिया था और इस सदमे से अम्मी बीमार पड़ गई थी। मैं अपनी तालीम, करियर और माँ की बीमारी में घन चक्कर बन गई थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करूं तो करूं क्या। अब्बा को समझाना बिल्कुल ही फजूल था, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी हमसे ज्यादा चचा और उनकी औलाद को अहमियत दी थी। इसीलिए मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि घर में मजीद बदमज़गी पैदा होने से बेहतर है कि मैं खामोशी इख्तियार कर लूँ जब तक अम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि अम्मी चुपचाप एक रात ऐसी सोएंगी कि फिर कभी नहीं उठेंगी।
तलाक के डरावे तो अब्बा उन्हें अक्सर देते ही रहते थे, लेकिन कभी महफिल में बैठकर अब्बा ने ऐसी बात नहीं की थी। अम्मी इस बार दोहरी अजियत बर्दाश्त न कर सकी और ऐसा हार्ट अटैक हुआ जो जानलेवा साबित हुआ और उनकी मौके पर ही डेथ हो गई। अम्मी के जाने के बाद हमारे घर का तो शीराजा ही बिखर गया। चंद दिनों के बाद मेरे औसान बहाल हुए तो मैंने दोबारा से कॉलेज जाने की तैयारी की ही थी कि अब्बा मेरे पास आए और दो टूक अल्फाज में मुझे कहा, अगर मेडिकल की तालीम हासिल करनी है तो तुम्हें एक शर्त पर इजाज़त मिलेगी। मैंने खाली खाली नज़रों से अब्बा की तरफ देखा, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं अभी अपने पैरों पर नहीं खड़ी और अब्बा से मुखालफत मोल लेने का नतीजा यही निकलेगा कि वो ख्वाब जो अम्मी ने मेरे लिए देख रखा था वो हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। वैसे भी करनी तो अब्बा ने अपनी ही थी, लिहाजा मैं दिल ही दिल में अपने अल्लाह से मदद मांगने लगी कि खुदाया कोई ऐसी बात मेरे सामने ना आ जाए जो मेरी बर्दाश्त से ज़्यादा हो। अब्बा मुझे सोच में डूबा हुआ देखकर आहिस्ता से बोले, अगर मेरी शर्त मान ली तो तुम्हारा ही फायदा है। तो मैंने आहिस्ता से कहा, अब्बा आप क्या कहना चाहते हैं? तो अब्बा बोले, पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम अब भी मेडिकल की तालीम हासिल करना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहती हो कि नहीं? तो मैंने एकदम से कहा, क्यों नहीं अब्बा, ये तो मेरा ख्वाब है और सबसे बढ़कर ये मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी और मैं अपने जीते जी इस ख्वाहिश से दस्तबरदार नहीं हो सकती। तो अब्बा बोले, ठीक है, तो फिर मेरी शर्त यह है कि तुम इस तालीम को मुकम्मल करने के बाद जहांगीर से शादी कर लोगी। अगर तो तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो तुम आज से ही कॉलेज जा सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर नहीं है तो फिर याद रखो, मैं तुम्हें कॉलेज जाने की इजाज़त नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मैं नहीं जानती थी कि अब्बा इस कदर सख्त दिल साबित होंगे। अम्मी के जाने के बाद उन्हें यह एहसास नहीं है कि वो अपने भाई की खुशी की खातिर अपनी पढ़ी लिखी बेटी को एक अनपढ़ के साथ ब्याह रहे हैं। उन्हें अपने भाई की खुशी तो नजर आ रही थी, लेकिन मेरी खुशी की उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं थी। यह सरासर एक सौदा था, लेकिन इंतहाई तकलीफ थे, मगर इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। लिहाजा मैंने हाँ कर दी और अब्बा को कह दिया कि वो जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन जब तक मैं तालीम मुकम्मल ना कर लूं आप मेरी शादी नहीं करेंगे। तो अब्बा ने कहा, मुझे मंजूर है, और यूं मुझे कॉलेज जाने की इजाज़त मिल गई। मैं जब डॉक्टर बनकर हाउस जॉब कर रही थी तो चचा ने अब्बा से कहा कि अब बस बहुत हो गया इंतज़ार, हम बस अगले जुमे को निकाह के लिए आ रहे हैं। तो अब्बा ने हाँ कर दी, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं बहुत रोई। एक ऐसे लड़के के साथ मेरी तकदीर लिखी जा चुकी थी जो बिल्कुल अनपढ़ था, और सबसे बढ़कर यह कि मैं उसे शदीद नापसंद करती थी। मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं उभरे थे। वो इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी अजड ही था, लेकिन खुदा जाने अब्बा को उस जाहिल में क्या नजर आता था कि उन्होंने अपनी बेटी की खुशियों की भी परवाह नहीं की और मुझे जहांगीर के साथ ब्याह दिया। मैं जो शहरों की पली बढ़ी थी, अब गांव की उस बड़ी सी हवेली की चार दीवारी के अंदर एक कैदी जैसी जिंदगी गुजार रही थी। शादी के बाद मुझे पता चला कि इस शादी में न तो चचा की कोई ख्वाहिश का अमल दखल था और न ही चची का, बल्कि शादी सरासर जहांगीर की जिद पर हुई थी। और जहांगीर को भी मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि उसने शादी जिद में की थी। शादी की पहली रात जहांगीर ने मुझे बताया कि उसे मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि ये शादी उसने मुझसे मेरा गुरूर तोड़ने के लिए की थी, क्योंकि उसे लगता था कि मैं उसे इग्नोर करती हूँ और शायद अपने कॉलेज में ही किसी को पसंद करती हूँ। तो उसे ये बात किसी तौर भी हजम नहीं हो रही थी कि पूरे खानदान में इतने हैंडसम लड़के होते हुए भी मैं बाहर देखूं। लिहाजा उसने अपने वालिदैन पर शदीद दबाव डालकर ही शादी तो कर ली और मुझे जिता भी दिया कि तुम चाहे जितनी मर्जी बड़ी डॉक्टर बन जाओ, यहां तुम्हारी हैसियत वही है जो हम तुम्हें देंगे। गोया उसकी नज़र में मेरी हैसियत एक जूती के बराबर भी नहीं थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी और कांटों से भरी राह गुजर मेरी मुकद्दर होगी। जिससे निकाह हुआ था वो तो मुझसे निकाह करके भूल ही गया था। हवेली में थोड़ी देर के लिए आता और महीनों गायब रहता। वो शहर जाकर क्या करता था ये मैं अच्छी तरह से जानती थी। मैंने सुन रखा था कि शहर वाले घर में उसने किसी शहरी लड़की से निकाह कर रखा है। मैंने इस पर एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन मेरी सास ने मुझे कहा कि तुम कौन सी शक्ल सूरत में प्यारी हो कि वो तुमसे बंधा रहे। हवेली की नौकरानी जितनी औकात है तुम्हारी, इसीलिए शुक्र करो कि हवेली में रखा हुआ है तुम्हें। वो मर्द है, चाहे तो 4-4 शादियां कर सकता है। तुम्हारी जुर्रत ही क्या है कि तुम उस पर पाबंदी लगाओ। गोया उसे अपने घर वालों की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। वो बाहर जो मर्जी करता रहे, मेरे साथ जितना मर्जी बदसलूकी करे, वो इसमें आज़ाद है। तो मैं चुप कर गई। मैंने बहुत बार अब्बा से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे अब्बा खुद ही मुझसे राब्ता नहीं करना चाहते। मुझे तो हवेली से अब्बा को फ़ोन करने की इजाज़त नहीं थी,
लेकिन अब्बा तो मुझे फ़ोन कर सकते थे या मिलने के लिए आ सकते थे, लेकिन मुझे ब्याहने के बाद वो कभी भी मुझसे मिलने के लिए हवेली नहीं आए। मैं हैरान थी कि वो इतने सख्त दिल कैसे हो सकते हैं। और फिर उड़ती उड़ती खबर मिली कि अब्बा ने भी दूसरी शादी कर ली है और वो अपनी ज़िंदगी में खुश और मगन है। तो मैं उस दिन अपनी माँ के लिए बहुत रोई, जिसने सारी ज़िंदगी अब्बा के इशारों पर गुजार दी और एक दिन भी सुख से ना गुजारा। और अब अब्बा की दूसरी बीवी उस घर में खुशी खुशी रह रही है। दूसरी तरफ मैंने हाउस जॉब करने की इजाज़त मांगी। मैं प्रैक्टिस करना चाहती थी, मैं डॉक्टर बन चुकी थी, लेकिन मेरे सास और ससुर ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम्हें तुम्हारा शौहर इजाज़त देता है तो तुम ज़रूर ये काम करो, लेकिन अगर वो तुम्हें इजाज़त नहीं देता तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई कि मैं किससे इजाज़त लूँ जो महीनों महीनों घर ही नहीं आता, फ़ोन भी नहीं उठाता, उससे कैसे बात की जा सकती है। मैंने उनसे कहा मैं जहांगीर के शहर वाले घर जाना चाहती हूँ, वहीं पर उससे बात करूंगी। लेकिन मेरी सास ने मुझे बिल्कुल भी इजाज़त न दी और कहा इस हवेली से बाहर तुम कदम नहीं निकाल सकती, अब तो मरकर ही यहां से जाओगी। तो मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। पहली बार एहसास हुआ कि मैं इस हवेली में बहू बनकर नहीं बल्कि एक कैदी बनकर आई हूं, जिसे अपनी मर्जी से सांस लेने की भी इजाज़त नहीं है। मैं अब इस इंतज़ार में थी कि जहांगीर आए तो उससे बात करूं। हालांकि मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि जहांगीर किस तबीयत का इंसान है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो थी कि शायद वो इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सके। वैसे भी मैंने कभी आम रिवायती बीवियों की तरह गिले शिकवे नहीं किए थे। वो बाहर जो भी कर रहा था मैंने कभी बास पुरुष नहीं की, तो इस नाते मुझे यकीन था कि वो इस मामले में मेरे साथ ताउन करेगा। और खुदा खुदा करके जब एक दिन वो हवेली आया तो मैंने उसका मूड देखते हुए उससे इजाज़त तलब की कि मैंने मुश्किल से मेडिकल की डिग्री हासिल की है, तो मैं इसमें प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। तो वो मेरी बात सुनकर जोर जोर का कहकहा लगाते हुए हंसने लगा और फिर इंतहाई संजीदगी से बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानकर तुम्हें इजाज़त दे दूंगा और फिर तुम शहर आ जाओगी? तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें इस हवेली के अंदर रहना है। भूल जाओगे तुमने डॉक्टरी की तालीम हासिल की है, ना तो तुम्हें प्रैक्टिस की इजाज़त है और ना ही शहर आने की। तो उसकी बातें सुनकर मैं रोने लगी और कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ दगा किया है। शादी के वक्त तुमने और तुम्हारे वालिदैन ने वादा किया था कि मुझे जॉब करने से नहीं रोकोगे। तो वो इंतहाई तंज़िया अंदाज में बोला, ऐसे वादे करने कौन से मुश्किल हैं? तो मैंने अफसोस भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें डर नहीं है कि तुम अपने अहद से मुकर गए हो? अल्लाह की बारगाह में क्या शक्ल लेकर जाओगे? तो वो गुस्से से बोला, बीबी बात यह है कि तुम्हें बीवी होने के नाते वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। अगर तुम हुक्म उदूली करोगी तो इसका खुमियाजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। बाकी तुम डॉक्टरी की तालीम को भूल जाओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। इतनी बड़ी हवेली है, यहाँ पर रहो, लेकिन यहाँ पर जिंदगी तुम्हें हमारे मुताबिक ही गुजारनी पड़ेगी। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे ये जिंदगी रोकर गुजारो या हंसकर, ये तुम्हारी मर्जी है। ये कहकर वो तो कमरे से बाहर चला गया, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे हवेली की सारी दीवारें मुझ पर आ गिरी हों। मैं अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रो पड़ी कि मेरी जिंदगी का ये मकसद तो नहीं था। मैं तो डॉक्टर बनकर लोगों की खिदमत करना चाहती थी और यही मेरी माँ का ख्वाब भी था। लेकिन अब मैं कहाँ से कहाँ आ गई? क्या मेरे लिए कोई रास्ता है? मुझे यहाँ से निकलने का कोई तरीका दिखा। मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया है, मुझे इस कैद से बचा ले। मैं रात भर रोती रही और रोते रोते मैं सो गई। ख्वाब में मैंने देखा कि मैं हवेली की दीवार फलांग कर बाहर जा रही हूँ और ये देखते ही मेरी आंख खुल गई। तो मैं हड़बड़ा कर उठ गई। ये कैसा ख्वाब था जिसे देखकर मैं पसीने में शराबूर हो गई। मेरे हवास थोड़े बहाल हुए तो मैंने सोचा कि इस ख्वाब में मुझे एक इशारा मिला है। मैं जितना इस ख्वाब पर सोचती जा रही थी उतना ही मुझे लगा कि मेरे तमाम मसाइल का हल यही है कि मैं जल्द अज जल्द इस हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं सारी जिंदगी एक ऐसे रिश्ते में बंद कर नहीं रह सकती थी जिसमें मेरे लिए कोई इज्जत नहीं थी। चनाचा एक दिन मौका पाकर मैं हवेली से भाग गई। मैं नहीं जानती थी कि मुझे कहाँ जाना है। अब्बा के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने तो जीते जी ही मेरे से सारे ताल्लुक ख़त्म कर डाले थे और मुझे यकीन था कि अगर मैं उनके घर चली भी जाऊंगी तो वो इसकी इत्तला मेरे ससुराल वालों को दे देंगे और फिर शायद मुझे हवेली वाले ऐसे जिंदान में डाल दें जहां से निकलना मेरे लिए कभी भी मुमकिन ना हो सके। मैं छुपते छुपाते गांव से बाहर निकल आई, लेकिन शायद हवेली वालों को उसकी इत्तला हो गई थी, इसीलिए मुझे अपने पीछे भागते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। यकीनन वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ जाऊं।
सामने एक हाईवे थी, लेकिन उसके ऊपर मुझे कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं सड़क के किनारे खड़े होकर किसी गाड़ी का इंतजार करती, क्योंकि मेरे पीछे कदमों की आवाज़ें मुझे बिल्कुल करीब महसूस हो रही थी। ऐसा लगता था कि अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ खड़ी रही तो ये लोग मेरे सर पर आन पहुंचेंगे और फिर मेरा अंजाम क्या होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अचानक सड़क के साथ साथ भागते भागते मुझे एक झोंपड़ी नजर आई तो मैं रुक गई। उस झोंपड़ी में से तिलावत कुरान पाक की आवाज आ रही थी। उस आवाज में इतना दर्द था कि मैं ना चाहते हुए भी अंदर चली गई। तो मैंने देखा वहां पर एक फकीर रोते हुए बार बार दुआ मांग रहा था। मैं उसकी झोंपड़ी के कोने में छुप कर बैठ गई कि अचानक फकीर की नजर मुझ पर पड़ी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और फिर हाथ उठाकर दुआ मांगने लगा। एकदम उसकी आवाज झोंपड़ी में गूंजी, ये कबूलियत का वक्त है, जो मांगना है मांग ले। तो मैंने एकदम से हाथ उठाकर जो ही दुआ शुरू की थी कि पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मेरा पीछा करते कदमों की आवाज झोंपड़ी के करीब आकर रुक गई। वो हवेली के मुलाजिम थे, क्योंकि मैं उनमें से दो की आवाज पहचान चुकी थी। उनमें से एक ने कहा, इस झोंपड़ी के अंदर जाकर देखो। तो ये बात सुनकर मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। अगर उनमें से कोई भी झोंपड़ी के अंदर आता तो मुझे देख लेता, क्योंकि ये झोंपड़ी इतनी बड़ी नहीं थी और ना ही इसमें छुपने की कोई जगह थी। मैंने आंखें बंद करके अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि या अल्लाह, ये झोंपड़ी के अंदर ना आए और मैं खैर आफियत के साथ शहर चली जाऊं। मैं न जाने कब तक ये दुआ दिल ही दिल में दोहराती रही कि अचानक मुझे थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि झोंपड़ी के बाहर अब किसी की आवाज नहीं आ रही, जैसे बाहर कोई मौजूद ही ना हो। कि अचानक सड़क पर मुझे किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई तो फकीर ने एकदम से अपनी आंख खोली और मेरी तरफ देखा। जा बच्ची, अल्लाह की अमान में रहो। तो उनकी बात सुनकर मैं फौरन बाहर निकल आई। देखा तो ये एक मेहरान गाड़ी थी जिसमें दो मियाँ बीवी सफर कर रहे थे और गाड़ी किसी फनी खराबी की वजह से ऐन बिल्कुल झोपड़ी के सामने आकर रुक गई थी। मैं भागकर उनके करीब गई और उनसे बोला कि मुझे जान का खतरा है, मुझे अपने साथ ही ले जाएं। तो गाड़ी में मौजूद खातून ने फौरन मेरे लिए दरवाजा खोला और अपने साथ ही मुझे बिठा लिया। थोड़ी देर के बाद गाड़ी ठीक हो गई तो उस आदमी ने गाड़ी स्टार्ट की। दौरान सफर मुझे पता चला कि वो दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर हैं और जब मैंने अपनी जिंदगी की कहानी उन्हें सुनाई तो वो दोनों बहुत ही अफसोस करने लगे। वो मुझे अपने घर ले गए। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो दोनों एक बहुत बड़ी कोठी में बिल्कुल तनहा रहते थे और अपने हॉस्पिटल में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। उन्होंने मुझे भी ऑफर की कि मैं भी उनके साथ हॉस्पिटल में काम करूं, लिहाजा मैंने भी वहीं पर अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। एक दिन मुझे पता चला कि जहांगीर की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। तो मुझे उसके मरने की ना तो खुशी हुई और ना ही अफसोस, लेकिन बस मैं खुद को आज़ाद आज़ाद महसूस करने लगी। मैंने दोबारा से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश की तो उसमें उन दोनों मियाँ बीवी का बहुत बड़ा हाथ था, जो मुझे बेटी कहते ही नहीं थे बल्कि बेटी समझते भी थे। शायद ये उनकी मोहब्बत का ही असर था कि मैं बहुत जल्द एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।